डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स के चैप्टर के अंतर्गत एथिल एसीटोएसीटेट के कीटो इनोल फॉर्म्स को हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे। पिछले डिस्कशन में मैंने कीटो एवं इनोल रूपों के पृथक्करण की जो विधियां हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अब आज हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एथिल एसीटोएसीटेट के मिश्रण में कीटो एवं इनोल रूपों का रूम टेम्परेचर पर क्या अनुपात होता है, या हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रूम टेम्परेचर पर एथिल एसीटोएसीटेट में कितने प्रतिशत कीटो रूप उपस्थित होता है तथा कितने प्रतिशत मात्रा में इनोल रूप उपस्थित होता है। इसको ज्ञात करने के लिए कुर्ट-मेयर की अनुमापन विधि है, ये काम में ली जाती है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो इनोल रूप है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में ईन अर्थात डबल बॉन्ड होने के कारण ब्रोमीन जल के साथ में यदि हम अपक्रिया कराएंगे तो इनोल रूप है वो वरीयता से ब्रोमीन के साथ में क्रिया करेगा। और सिद्धांत रूप से भी ये बात सही है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले यौगिकों की जब अपक्रिया ब्रोमीन विलयन के साथ में की जाती है तो ब्रोमीन का आसानी से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर योग हो जाता है। इस प्रकार से ब्रोमीन का एडिशन होकर इनोल रूप में डाइब्रोमो डेरिवेटिव प्राप्त होगा। इस डाइब्रोमो डेरिवेटिव की सहायता से हम अनुमापन करके आगे ज्ञात करते हैं कि इनोल रूप कितनी मात्रा में उपस्थित है। इनोल रूप की उपस्थिति अगर हमें ज्ञात हो जाती है सही तो फिर 100 में से इनोल की वो परसेंटेज को हम घटा देंगे तो शेष रही प्रतिशत मात्रा कीटो रूप की होगी। तो ये कुर्ट-मेयर अनुमापन विधि इसी सिद्धांत पर आधारित है। इसमें हम करते क्या हैं कि एथिल एसीटोएसीटेट के निश्चित भार में कोल्ड ब्रोमीन के आधिक्य को मिलाते हैं तथा अंत बिंदु पर ब्रोमीन का रंग जल्द नष्ट न हो तो इसमें बीटा नेफ्थॉल का एक्सेस मात्रा में बीटा नेफ्थॉल को अधिकता में मिलाकर इनोल रूप की सारी मात्रा ब्रोमो यौगिक में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये हमारी विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि पहले हम कोल्ड में ब्रोमीन है वो हमारे लिए इसमें मिलाना है, और ब्रोमीन मिलाने के बाद में फिर ब्रोमीन का इसमें योग हो जाएगा। एथिल एसीटोएसीटेट के निश्चित भार में कोल्ड ब्रोमीन के आधिक्य को मिलाते हैं तथा अंत बिंदु पर ब्रोमीन का रंग जल्दी नष्ट नहीं हो तो इसमें बीटा नेफ्थॉल का एक्सेस मिलाकर इनोल रूप की सारी मात्रा ब्रोमो यौगिक में परिवर्तित कर लेते हैं तथा इस ब्रोमो एस्टर का आकलन KI विलयन डालकर तथा उत्पन्न आयोडीन को संतृप्त सोडियम थायोसल्फेट विलयन में द्वारा अनुमापित करके करते हैं। तो हम इसकी रिएक्शंस को हम देख लें। सिद्धांत मैंने बता दिया था कि अगर ब्रोमीन के साथ में हम रिएक्ट कराते हैं तो पहले इनोल रूप ही इसके साथ में रिएक्ट करेगा, और ये जो इनोल रूप है ये इसके साथ में ब्रोमीन, चूँकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर हम देखें कि C डबल बॉन्ड C है, OH ये है, तो ये इसका इनोल फॉर्म है। इसकी जब हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो जो ब्रोमीन है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा।
एक ब्रोमीन यहाँ पर आ गया, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पर आ गया और इसका ये ब्रोमो व्युत्पन्न है, ये प्राप्त हो जाएगा। बीटा नेफ्थॉल के साथ में रिएक्शन करा देने पर, बीटा नेफ्थॉल से रिएक्शन कराने पर इसमें से एक HBr का निष्कासन हो जाएगा और फिर इससे अल्फा ब्रोमो एसिटो एसिटिक एस्टर है, ये प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पर ध्यान दें, ये जो ब्रोमो एस्टर प्राप्त हो रहा है इसमें कीटोनिक रूप है, अर्थात ये एसिटो एसिटिक एस्टर के कीटो रूप का जो है ब्रोमो डेरिवेटिव है, ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ कीटो फॉर्म ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर है और HBr का यहाँ पर निष्कासन हो जाएगा। इसकी अब हम अनुमापन किस प्रकार से करेंगे? बीटा नेफ्थॉल का एक्सेस मिलाकर इनोल रूप की सारी मात्रा ब्रोमो यौगिक में परिवर्तित कर लेते हैं तथा इस अल्फा ब्रोमो एस्टर का आकलन KI विलयन डालकर तथा उत्पन्न आयोडीन को संतृप्त सोडियम थायोसल्फेट विलयन द्वारा अनुमापित करके किया जाता है। तो अब इसको हम आयोडीन KI विलयन डालकर और उत्पन्न आयोडीन को संतृप्त सोडियम थायोसल्फेट विलयन से अनुमापित करके इसको हम इस प्रकार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर है KI के द्वारा अनुमापन करके जो आयोडीन निकल रही है, आयोडीन जो हमारी निकल रही है उसको सोडियम थायोसल्फेट के द्वारा अनुमापन करके हम यहाँ पर जो इनोल रूप है उसकी मात्रा को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो ये जो अनुमापन विधि है इसके आधार पर मेयर ने ये बताया कि एसिटो एसिटिक एस्टर के व्यावसायिक नमूने में 755% है, 7.5% इनोल रूप उपस्थित होता है तथा 92.5% है वो कीटो यौगिकों का मिश्रण है। तो जब 7.5% इन्होंने आकलन करके बता दिया कि यहाँ पर है वो कि इनोल रूप है, तो शेष रहा 100 माइनस 7.5 है, दैट इज़ 92.5 है, 92.5% है वो कीटो रूप उपस्थित है। इस प्रकार इस अनुमापन विधि द्वारा ये ज्ञात हो जाता है कि एसिटो एसिटिक एस्टर में 7.5% है वो इनोल फॉर्म है एंड शेष है वो जो है 92.5% है वो कीटो रूप उपस्थित है। तो इस प्रकार से ये कुर्त मेयर विधि द्वारा हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कीटो इनोल फॉर्म्स का अंतर परिवर्तन है वो किस प्रकार से हो सकता है, अर्थात ये रूप हैं, ये रूप एक दूसरे में किस प्रकार से अंतर परिवर्तित किए जा सकते हैं। एक फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, यहाँ पर ये कीटो रूप हमने लिया है। हमारे पास अगर शुद्ध कीटो रूप है तो फिर हम उसको क्षार के साथ में अपक्रिया कराते हैं। क्षार के साथ में अपक्रिया कराने पर इसमें जो बेस है, बेस क्या करेगा, जो एक्टिव हाइड्रोजन है इसका जो सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु है उसका निष्कासन यहाँ पर कर देगा, जल के रूप में इसका निष्कासन हो जाएगा और जो OH नेगेटिव का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज वास्तव में पहले कहाँ ट्रांसफ़र होगा, वो इस कार्बन पर ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ये कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं पर इस प्रकार से माइग्रेट होने लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। एक बार ये नेगेटिव हो जाएगा, दूसरी बार ये नेगेटिव हो जाएगा और अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो घूमने लगेगी थ्रू दिस कार्बन, जिस पर बेसिकली नेगेटिव चार्ज है वो उत्पन्न हुआ था। और इस प्रकार से ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसमें जो है ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसमें घूमने लगेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज पहले मैंने बताया इस कार्बन पर जनरेट होगा और फिर ये जो चार्ज है ये पूरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको दो नेगेटिव चार्ज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पहले यहाँ पर इस कार्बन पर ये नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और फिर ये नेगेटिव चार्ज क्रमशः यहाँ पर ट्रांसफ़र होने लगेगा, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है ये बन जाएगा। नेक्स्ट है, अब क्या होगा आगे कि जो H पॉजिटिव है इसका अगर हम योग यहाँ पर कराएंगे, H पॉजिटिव का योग करा देने पर अब ये जो H पॉजिटिव है ये किसी एक ऑक्सीजन पर जिस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहाँ पर एडहेयर हो जाएगा और डबल बॉन्ड फिर से कार्बन और CH के बीच में यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये इसका इनोल रूप में ये जनरेट हो जाएगा। तो ये कीटो फॉर्म का कन्वर्जन है, ये इनोल रूप में हो गया। अब इनोल रूप फिर से कीटो रूप में कैसे परिवर्तित होगा,
अगर हम H पॉजिटिव का इस पर योग कराते हैं तो H पॉजिटिव है वो इस प्रकार से इस पर ऐड होगा, CH है अब ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ माइग्रेट हो जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट हो जाएगा। और ये जो ट्राइवेलेंट ऑक्सीजन है, हम जानते हैं ऑक्सीजन की सामान्य संयोजकता है वो 2 है। अगर ये ट्राइवेलेंट स्टेट में आएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से ये पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, ये यही हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है ये ज़्यादा समय तक अपने पास पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा, तो हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के रूप में रिलीज़ कर देगा और न्यूट्रल हो जाएगा। जब ये H पॉजिटिव के रूप में इसको रिलीज़ करेगा तो अगेन ये कीटो रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो नीचे का ये जो कन्वर्जन है ये इनोल फॉर्म का कीटो रूप में परिवर्तन प्रदर्शित करता है, ऊपर वाला जो परिवर्तन है वो कीटो रूप को इनोल रूप में परिवर्तन को दर्शाता है। इस प्रकार से कीटो इनोल रूपों का इंटर कन्वर्जन या अंतर परिवर्तन हो जाता है। कीटो इनोल फॉर्म्स के इंटर कन्वर्जन पर आधारित शॉर्ट नोट अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको विशेष रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जितने भी ये छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं ये सब शॉर्ट रूप में है, पूछे जाते हैं। जैसे कीटो इनोल अनुपात को ज्ञात करने की कुर्ट-मेयर अनुमापन विधि है, ये शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है। कीटो इनोल रूपों का अंतर परिवर्तन है, इंटर कन्वर्जन है, ये शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है। अब आगे हम देखेंगे एथिल एसीटो एसीटेट का संश्लेषण या सिंथेसिस ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट है। तो क्लेजन संघनन विधि है, उसके द्वारा एथिल एसीटो एसीटेट का लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया जा सकता है। एथिल एसीटो एसीटेट के सिंथेसिस की ये जो विधि है इसके अंतर्गत इथाइल एसीटो एसीटेट के एथेनॉली विलयन का सोडियम एथॉक्साइड की विधि में स्वयं संग इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटो एसीटेट नहीं है। इथाइल एसीटेट के यहाँ पर ये करेक्ट कर ले, इथाइल एसीटेट के एथेनॉली विलयन का सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में सेल्फ कंडेंसेशन होता है। यहाँ पर इथाइल एसीटेट का एथेनॉली विलयन का सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में सेल्फ कंडेंसेशन हम करते हैं, और इस सेल्फ कंडेंसेशन के द्वारा इथाइल एसीटेट का, यहाँ पर ये इथाइल एसीटेट है, यहाँ पर ये इथाइल एसीटेट है। इथाइल एसीटेट का सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में इसका जो है सेल्फ कंडेंसेशन होता है, सोडियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में एथिल एसीटो एसीटेट का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। इसको है वो नोट्स में है वो करेक्ट कर लें। यहाँ पर इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटो एसीटेट नहीं है, इथाइल एसीटेट इसको पढ़ा जाए, इथाइल एसीटेट है। ये क्रियाविधि है, इसकी मैकेनिज़्म है। यह क्रियाविधि निम्न पदों में 3 पदों में संपन्न होती है। इसमें पहला पद है अटैक ऑफ बेस है। अब यहाँ पर क्षार क्या है, सोडियम एथॉक्साइड एक बेस है, यहाँ पर क्षार के रूप में है। सोडियम एथॉक्साइड एथिल एसीटेट के जो हाइड्रोजन है, ये CH3 के जो हाइड्रोजन हैं उसको यहाँ से लेकर पृथक होगा, और इसके पृथक हो जाने से कार्ब एनाइन ऑफ इथाइल एसीटेट का ये कार्ब एनाइन प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एथॉक्साइड आयन है ये बहुत प्रबल क्षार है, और ये प्रबल क्षार होने के कारण है ये एथिल एसीटेट के इस हाइड्रोजन को, मैथिल समूह के इस हाइड्रोजन को यहाँ से ये पृथक करेगा और इसके एनाइन में इसको परिवर्तित कर देगा। अब ये जो एनाइन है ये एथिल एसीटेट के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। ये जो एनाइन है ये इसके दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, और इसमें अटैक करने की जो साइट होगी वो अब CO वाला कार्बन होगी। तो इसके कार्बन पर यहाँ पर ये अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और इस पॉजिटिव सेंटर पर इसको हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये डेल्टा नेगेटिव होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसके कार्बन पर ये CH2 है, ये यहाँ पर है, वो अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद में ये एक ऑक्सीजन की एनायनिक मोइटी है वो प्राप्त होगी, अर्थात एक ऑक्साइड आयन है ये हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पर फिर से देख लें, ये जो एनाइन है, एनाइन का अटैक होगा एथिल एसीटेट के न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अटैक की साइट क्या होगी, CO वाला कार्बन है वो अटैक की साइट होगी।
यहाँ पर अटैक करके, और ये एक ऑक्साइड आयन है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इस ऑक्साइड आयन वाली इस मोइटी से अब नेक्स्ट फेज़ में जो एथॉक्साइड आयन है वो इसमें पृथक होगा। किस प्रकार से पृथक होगा? देखिए, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ गया है, ये निगेटिव चार्ज जब ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये OC2H5 ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के पृथक हो जाएगा, और ये जो एथॉक्साइड आयन है वो यहाँ से अलग हो गया और एथिल एसीटोएसीटेट का ये फॉर्मेशन हो जाएगा। एथिल एसीटोएसीटेट या एसीटोएसिटिक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो शुरू में जो एथॉक्साइड आयन का अटैक हुआ था, हम देखें शुरू में एथॉक्साइड आयन का जो अटैक हुआ था वही अटैक है वहाँ इसका निष्कासन हो जाता है। लास्ट में इसका निष्कासन हो जाता है और ये इस प्रकार से हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। जो है स्टेप 1 में जो एथॉक्साइड आयन का यहाँ पर अटैक हो रहा था, तो यहाँ पर ये अटैक हो रहा है और यही लास्ट में हमें पृथक हो जाता है। इस प्रकार से एथिल एसीटोएसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है।